हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। सो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज मैटर, हाउ मैटर इज बिहेविंग एंड व्हाई मैटर बिहेव एज सच। सो हम नाइन्थ चैप्टर करने से पहले वी हैव डन चैप्टर नंबर 8, दैट इज जर्नी इनसाइड द एटम। सो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था दैट एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड हाउ these three subatomic particles have been discovered, what are the properties of these three subatomic particles and their location। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था that atom can either lose, gain or share the electrons to achieve octet of the valence electrons, right? So water, now what we are doing in this chapter is water do not have same properties of hydrogen and oxygen, whereas it is made up of hydrogen and oxygen. So, in this chapter, we are going to study the chemical properties of the molecules, why they are formed, how they are formed. So, first of all, we have a very small experiment to do. That is, let us investigate a physical change. तो इस पूरे फिजिकल चेंज में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं, दैट what happens to matter when we are dissolving something or we are adding or removing something. So what is this experiment? Number one, आप एक beaker लेंगे which should be clean and dry. The size of the beaker is 100 ml, which is volume of the beaker. आपने उस beaker को weighing scale पे रखा and you have set the weighing scale to 0। तो जब आप उसको 0 पे करेंगे तो वेइंग स्केल का जो रीडिंग्स हैं वो 0 हो जाएंगी। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर। अब आप उस बीकर में 50 ml वाटर पोर करेंगे एंड आफ्टर दैट we will add a stepula full of common salt. So now we have to record the readings again. And अब आप देखोगे because we have added salt in the water, the reading has been changed. So we can clearly see जब अकेला water था तो reading was 55.010, but after adding salt it changed to 55.011। करेक्ट। सो फिजिकल चेंजेस में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। सो सेकेंड एक्टिविटी, एक्टिविटी 9.2 इज वर्किंग ऑन केमिकल चेंज। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग बेकिंग सोडा टू द विनेगर, बिकॉज विनेगर एंड बेकिंग सोडा दीज आर some compounds, and when they will combine together carbon dioxide gas is formed। अब क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल लेवल पे रिएक्शंस हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द रिएक्शन बेटा जी? विनेगर एंड इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। The common name is baking soda and the chemical name is sodium hydrogen carbonate। ठीक है, आपने इन दोनों को मिक्स किया, व्हाट वी गॉट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर सब्सटेंसेस। नाउ लेट अस व्यू दिस होल एक्सपेरिमेंट। हाउ वी आर गोइंग टू डू इज, नंबर वन, आप लेंगे कोनिकल फ्लास्क जिसका वॉल्यूम है 100 ml। यू विल पुट इट ऑन द वेइंग स्केल, सेट द बैलेंस टू 0, और अब आप क्या करेंगे, आप क्लोनिकल फ्लास्क में यू विल पोर 20 ml ऑफ विनेगर और लेमन जूस, राइट? एंड टेक 2 grams of baking soda and put it in a balloon। सो अब हमारे पास क्या क्या है, एक फ्लास्क है जिसके अंदर हमने विनेगर ऐड किया है, एंड वी हैव अ बलून जिसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डाला, और हमने इन दोनों के मासेस को चेक किया अपने वेइंग स्केल पे, इन दोनों का सम विच इज कमिंग आउट टू बी 22.140। राइट। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर द रिएक्शन? अब हमने क्या किया है, वो जो बेकिंग सोडा था, baking soda ko we have poured in the conical flask. Now there are certain reactions taking place, okay? So we will put transfer the baking soda and some reactions will take place। So what we will observe now, agar aap ab mass dekhenge, so that is 21.238। so there is a decrease in the mass। The question is why mass is decreasing? हमने तो विनेगर और बेकिंग सोडा को प्लस किया, केमिकल्स बने। वाई मास इज डिक्रीजिंग? बिकॉज
जो केमिकल्स बने उनमें वन ऑफ द केमिकल वाज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस, एंड गैस जो है वो वहां से इवेपोरेट हो गई है। सो ओवरऑल रीडिंग जो है आपकी, इट इज शोइंग डिक्रीज इन द मास। करेक्ट। नाउ वी हैव इसी एक्सपेरिमेंट का वी आर डूइंग सेटअप नंबर 2। अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा जी, आपने कोनिकल फ्लास्क लिया, आपने बेकिंग सोडा डाला बट ऊपर बलून टाइट कर दिया, मतलब जो कोनिकल फ्लास्क का टिप है दैट इज क्लोज्ड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इट विल बी स्टोर्ड इन दी बलून। सो अब आपका जो वेट है वो उतना ही रहेगा। ठीक है। सो दैट दिस इज द एक्सपेरिमेंट। नाउ वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो व्हाट दिस मास लॉ स्टेट्स इज, this law states that in every operation, an equal quantity of matter exists both before and after the operation। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शन। तो आप जो भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन द मास शुड बी सेम, बिकॉज मास can neither be created nor be destroyed. It can be converted into another form. So now let us verify this law with the help of a group activity. So आप क्या कर रहे हैं? You are taking two clean and dry conical mask। आप फ्लास्क आपने एक लिया A और एक ले लिया B। Now again you are setting the reading to 0 and you are pouring 10 ml of 1% sodium sulfate solution into conical flask A। आपने A में ऐड कर दिया है सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन और B में ऐड कर दिया है बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। सो जस्ट कीप इन योर माइंड A में क्या है और B में क्या है। A में है सोडियम सल्फेट एंड बी में है बेरियम क्लोराइड। ठीक है। दोनों हमने दोनों अलग अलग बीकर्स में डाला है। एंड नाउ लीव बोथ ऑन द वेइंग बैलेंस। दोनों को वेइंग बैलेंस पे रख दीजिए अनडिस्टर्ब एंड रिकॉर्ड द टोटल मास। सो टोटल मास इज कमिंग आउट टू बी 20.217। करेक्ट। नाउ आपने क्या किया, जो फ्लास्क बी था उसमें से बेरियम क्लोराइड को फ्लास्क ए में ट्रांसफर कर दिया, मींस यू आर मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। ओके नाउ व्हाट इज द रीडिंग नाउ आफ्टर मिक्सिंग? ओके यहाँ नहीं दिया है, डायग्रामेटिकली नहीं दिया, लेट अस सी। So now we are mixing A with B. So when solution of sodium sulfate and barium chloride are mixed, we are getting a white precipitate of barium sulfate। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो सल्फेट है ये बेरियम के साथ रिएक्ट कर गया और क्लोराइड कहाँ चला गया, सोडियम के पास। एंड बेरियम सल्फेट विच इज BaSO4 is a precipitate and it is a white colored precipitate। And when we have checked the mass on the both before and after reaction is same। Okay, so this shows that there is law of conservation of mass। Now think as a scientist, you are given a chemical reaction between zinc and dilute hydrochloric acid। Now what will happen? ZnCl2 and H2 will be formed। Design to perform an experiment। Okay, now you have to design the experiment। आप एक कॉनिकल फ्लास्क में HCl ले लीजिए, देन पुट सम जिंक ग्रैन्यूल्स इनटू इट। आप यहाँ पे एक अपरेटस लेंगे जिसमें आपका हाइड्रोजन गैस ट्रांसफर होगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ रिएक्शन विल गो ऑन। देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 9.1 एंड 9.2 विच यू विल बी डूइंग। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। नाउ वी आर कमिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी ये क्या है, इट इज अगेन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड सम टाइम नोन एज प्रोस्टुल्स लॉ। ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट whenever elements in a compound they mix in a fixed proportion। ठीक है। For example, let us talk about water। water is H2O। ठीक है। now whether you take water from a river और अ बोरवेल और एन ओशन, आप वाटर को कहीं से भी ले लो, लेकिन अगर आप इसके मासेस को कैलकुलेट करो, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16।
In the formula of water, you have two hydrogens and one oxygen. So two hydrogen means 2 into 1 and one oxygen means 1 into 16. So this is 2 and 16. So now you have to make it in a simple whole number ratio. तो ये हो जाएगा 1:8. It means that whenever water will combine, 1 gram of hydrogen will react with 8 grams of oxygen. So ये जो मास है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा. दिस इज द लॉ. Right. For example, if I'm taking carbon dioxide, now carbon dioxide mein I'm having one carbon and two oxygens. So weight of carbon is 12 and weight of oxygen is 16. So this is 12 and 32. So इसका simple ratio कैसे आएगा? 2 6 are 12 and 2. ठीक है, और इसको कहाँ लेके जाएंगे? 2 3s are and 2 8s are. So it means that 3 grams of carbon reacts with 8 grams of oxygen to make carbon dioxide. ठीक है, तो ये जो इनका रेशियो है 3:8, दिस विल बी फिक्स. जब भी आप 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन लोगे, दे विल ऑलवेज मेक कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. Okay, now we are having a numerical that is sodium chloride contains sodium and chlorine in the ratio of mass this. तो इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड में सोडियम है और क्लोरीन है. The mass of sodium is 23 and mass of chlorine is 35.5. ठीक है, इसका मतलब 23 grams of sodium combines with 35.5 grams of chlorine. Now the question is 46 grams के लिए कितना क्लोरीन चाहिए? So for 46 grams what we need is 35.5 by 23 into 46. इसको सॉल्व करोगे and you will get your answer. So when these two laws were there at that time, Dalton was also studying about atom. So with the help of these two laws, law of conservation of mass and law of constant composition, इन दोनों laws की help से डेल्टन ने हमें एक theory दिया that is called Dalton's atomic theory. And this theory will try to explain logically why substance combine in a fixed proportion. हमेशा वाटर ऐसे ही क्यों बनाएगा? हमेशा आपको NaCl ऐसे ही क्यों बनेगा? बेरियम सल्फेट ऐसे ही क्यों बनेगा? ठीक है, तो मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो वैसा क्यों है? इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय Dalton's atomic theory. So now let's come to the theory. Let's do the postulates. So the very first postulate given by Dalton is that all matter, आप जितना भी अपने आसपास मैटर देखते हो, कोई केमिकल है, कोई सॉलिड चीज है, all matter is made up of very small particles called atom. And these atoms, they are participating in the chemical reaction. Atoms are so small that they are indivisible particles. We cannot divide atoms and they cannot be created or destroyed. You cannot make atoms and you cannot destroy atoms, right? So atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है when you are talking about carbon, तो कार्बन का जो एटम है, ठीक है, आप कार्बन कहीं से भी ले लो, सो कार्बन के जो एटम्स हैं दे विल बी आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो सारे एटम्स कार्बन के एक जैसा ही बिहेव करेंगे, वेर एज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बिहेव डिफरेंट. सो इसका मतलब है कार्बन का जो मास होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट मास. कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिनके मासेस सेम होंगे, राइट? देन एटम कंबाइंस इन अ रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. सो जब एटम्स आपस में बाइंड करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स. एंड द क्वेश्चन इज हाउ दे आर बाइंडिंग. दे ऑलवेज बाइंड इन अ फिक्स्ड केमिकल रेशियो.
then the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. Now, if I am talking about water, इसके पास हमेशा दो हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन होगा. कभी भी ये नहीं है कि आज वाटर का फॉर्मूला H2O था और कल H2O2 हो गया. दिस इज रॉन्ग. वाटर विल बी ऑलवेज बी सेम कंपाउंड. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ऑल द postulates, we have different concepts. So ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाउ एटम कंबाइंस. एटम को कैसे पता चलता है कि हमको कंबाइन करना है. सो इफ यू हैव एन एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, दे विल कंबाइन एंड दे विल मेक अ मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. नाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है. H2 इज अ मॉलिक्यूल बिकॉज ये कॉम्बिनेशन से बना है, वेर एज H इज एन एटम. क्लियर. एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है. So, if we go by definition, a molecule can be defined as an electrically neutral entity consisting of more than one atom that is capable of independent existing and showing all the properties of that substance. So, this is the definition of molecule. ये क्या कह रहा है. Molecule जो है, it will be number one, it is electrically neutral. मॉलिक्यूल पे चार्ज नहीं होता है. कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है ना, तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल. जैसे एटम न्यूट्रल होता है वैसे मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. राइट. द मॉलिक्यूल कैन हैव वन और मोर देन वन एटम्स एंड दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल हीलियम. ठीक है. जरूरी नहीं है कि हर एटम कंबाइन करेगा. द क्वेश्चन इज, फिर कैसे पता चलेगा कौन सा एटम कंबाइन करेगा और कौन सा नहीं करेगा. सो एज वी हैव डन जर्नी इनसाइड द एटम चैप्टर, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स. Right. We know that there is K, L, M, and N shell, and K can have maximum of 2 electrons. L can have maximum of 8 electrons. Now, on the basis of valence electrons, we can tell that whether the molecule will combine, the atom will combine or not. So, on the basis of number of electrons in the valence shell, ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि एटम शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या गेन और लूज करेगा. राइट. सो नाउ वी हैव टू वेज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स. एटम्स जो है बेटा जी, वो दो तरीके से कंबाइन होते हैं. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स दैट डिपेंड्स अपॉन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नंबर वन, कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करेगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. सो बाय लुकिंग इनटू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स is of two types, whether they will share the electrons or they will lose or gain the electrons. ठीक है. या तो शेयरिंग होगी या लॉस एंड गेन होगा. सो लॉस एंड गेन में मैक्सिमम 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं. ओके. सो when atom combines, the total energy of the system becomes lower than the sum of energy of individual atom. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो इसको नोट कर लीजिए. लोअर एनर्जी मींस, लोअर एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी. तो इस पॉइंट में हमें क्या बोला है, दैट इफ यू हैव टू एटम्स, लेट इट बी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सपोज आपके पास एक हाइड्रोजन आइटम है Ha और दूसरा हाइड्रोजन का आइटम है Hb. ठीक है. अब इनकी एक अपनी एनर्जी है, हर एटम की अपनी एनर्जी होती है. बट वेन दीज टू एटम्स विल कंबाइन टू मेक अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बन गया. अब इस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है, इट विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल एटम. ये रूल है. अगर एनर्जी कम होगी तभी एटम कंबाइन होगा और तभी वो स्टेबल होगा.
अगर किसी केस में एनर्जी ज्यादा हो रही है तो वो चीज, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, राइट? सो व्हेन एटम कंबाइंस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स लोअर देन द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल एटम। तो अगर आप ई ए प्लस ई बी करो, उससे टोटल ई का वैल्यू कम होना चाहिए। सो आई कैन राइट इट, ई ए प्लस ई बी शुड बी लेस, शुड बी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा कम होगा, राइट? सो यहाँ पे जो लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हेयर द वर्ड सिस्टम मीन्स मॉलिक्यूल। So total energy of the molecule will be lower than the sum of energies of individual atom। ठीक है? एंड जब ये आपस में शेयर करेंगे या लॉस एंड गेन करेंगे, तो जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सो हेयर यू गेट अ डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इफ समवन आस्क यू टू डिफाइन अ बॉन्ड, तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन एटम कंबाइन से लेकर केमिकल बॉन्डिंग तक। ओके, नाउ मैंने आपको बोला कि कॉम्बिनेशन बेटा जी दो तरीके का होता है। एक है शेयरिंग। अगर दो एटम्स, सपोज ये एटम ए है, ये एटम बी है, अगर ये कंबाइन करते हैं बाय शेयरिंग, तो आप बॉन्ड को बोलोगे कोवलेंट बॉन्ड। एंड इफ दे आर फॉर्म्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट इज कॉल्ड ईदर आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। Okay, so now let us start with the bonding by sharing of electrons, that is covalent bond। अब आपने मेन रूल लर्न रखना है कि मेन रूल क्या है। ओके, सो व्हेन एटम, देखो सिंपल फर्स्ट चीज क्या है, एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, राइट? अब कॉम्बिनेशन में अगर शेयरिंग हो रही है, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि शेयरिंग होगा या नहीं? सो यू हैव टू लुक एट दी एटम। एटम कैसा है, ठीक है? एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सो इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कॉन्फ़िगरेशन है वन, ठीक है? सो यू हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? लेट मी ड्रॉ स्फेयर। सो दीज आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हम साथ में ले रहे हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है? सो स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। व्हाट इज ऑक्टेट? ऑक्टेट मींस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? बट हाइड्रोजन इतना छोटा है, हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं होता है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम वी डू नॉट हैव ऑक्टेट, वी हैव ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब देयर शुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? अब दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो ये एटम ही कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। व्हाट दे विल डू इज दे विल शेयर। अगर मैं इसको बोलूं हाइड्रोजन ए और इसको बोलूं हाइड्रोजन बी, सो व्हाट विल हाइड्रोजन ए डू? वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा, साथ में बी वाले का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिमिलरली एच बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, वो ए का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दोनों के पास शेयरिंग बेसिस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। So can you understand this diagram? This is one atom of hydrogen, this is second atom of hydrogen, and when they are coming close to each other, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हो गए। So one atom of hydrogen plus second atom of hydrogen will make a molecule of hydrogen। क्योंकि इसमें शेयरिंग हुआ है, आप इसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। करेक्ट। सो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, सो दिस इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बेटा जी, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप्स। इट इज अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ठीक है? सो दैट इज सिंगल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, सो दिस इज डबल। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो आप इसको बोलोगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है? नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ
क्लोरीन, अभी अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, सो क्लोरीन इज 17 विच विल मेक इट 2,8,7. सो क्लोरीन रिक्वायर्स 1 electron to complete its octet, correct? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन के आप आसपास कितने डॉट्स बनाओगे, 7, क्योंकि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही डॉट्स बनते हैं, राइट? सो आई एम मेकिंग 7 डॉट्स अराउंड क्लोरीन. ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एटम ऑफ क्लोरीन, और इसके आसपास भी मैं 7 डॉट्स बना दूंगी. 7 डॉट्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, सो नाउ इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली जो दूसरा वाला क्लोरीन है वो भी अपने एडजेसेंट क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेना, इट विल ऑल्सो हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए इन टोटल, 1. एक इस क्लोरीन ने दिया, एक दूसरे क्लोरीन ने दिया. सो क्लोरीन एंड क्लोरीन विल मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विद अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. सो व्हाट वी हैव डन इज, क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन. So chlorine molecule will share 1 electron each. Therefore, it contains single covalent bond. ये देखो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे ना, ये बाहर वाली रिंग में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके बाहर वाली रिंग में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब इन्होंने ओवरलैप करके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया. 2 electron means 1 electron from one chlorine and another electron from another chlorine. So it has a single covalent bond. So again, your homework is to draw these structures of nitrogen and fluorine. लिखा है ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल. आपको हिंट में दे दिया है, नाइट्रोजन के केस में 2 नाइट्रोजन, फ्लोरीन के केस में 2 फ्लोरीन यूज होंगे.